देखो ये अपने पास क्या है, मैंने क्या कहा था कल, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बात हो गई थी कि नहीं हो गई थी? ठीक है, चलो एक दो सवाल उस पर भी कर लें, फिर हम मोशन पे आते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ L, कितनी साइड लेंथ का है? L का है। ठीक, इतनी बात। इसके वर्टिसेस पे यहां पर पार्टिकल A, यहां पर पार्टिकल B, यहां पर पार्टिकल C, तीनों का मास M M M। ठीक है, तीनों का मास M है। A वाला B को पकड़ना चाहता है, B वाला C को, C वाला A को। करा हुआ हमने ऐसा क्वेश्चन शायद काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो और तीनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। अब देखो भाई, हमारे पास तीन पार्टिकल हैं M M M। ठीक है, इतनी बात। एक पार्टिकल दूसरे को पकड़ना चाहता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा पहले को। ठीक है, सबके सब सेम स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी? v। अगर पकड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये हमेशा किसको देखेगा? इसको देखेगा। ये हमेशा इसको देखेगा और ये वाला हमेशा इसको देखेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इतनी बात। ऑफ द सिस्टम, एक्चुअल में सवाल तो ये है, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा सा है। हमसे पूछा गया था कहाँ पकड़े, एक दूसरे को पकड़ेंगे, तो हमने उस वक्त सिंपली कहा था कि क्योंकि सिमेट्री है तो कहाँ पकड़ेंगे? सेंटर पे। ठीक है, हमने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन उसका प्रूफ अब यहाँ पर है। कैसे प्रूफ? देखो एक मिनट, आप एक काम करो, इस सिस्टम का इस सिचुएशन में जब ये है तो सेंटर ऑफ मास निकाले हम, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो बिल्कुल सेंट्रियोइड पे आएगा। जरा बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इतनी बात। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है। ठीक है, अब आप एक काम करो, रुको, अगले इंस्टेंट पे अगर आप देखो, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, और अगले इंस्टेंट पे अगर हम देखें, ये एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब एक बात बताओ, इस नए इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वहीं पे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डू नॉट चेंज। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यस और नो? ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डू नॉट चेंज, चेंज ही नहीं कर रहा पोजीशन सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है? ठीक है, अब चेंज क्यों नहीं कर रहा है ये पता करें। ठीक है, एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल है
और उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई पार्टिकल है और उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अगर मैं यहीं पे खड़ा दिख रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब इस मोमेंट पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे चल रहा होगा, ये ऐसे चल रहा होगा v से, हाँ या ना? ये v से ऐसे चल रहा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा कुछ? ठीक है। अब अगर अगले इंस्टेंट पे हम ट्राइंगल बनाए, तो अगेन वो इक्विलेटरल होगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, हाँ या ना? मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और होगा 0। आप चेक कर लो चलो। ठीक है, इतनी बात। मतलब मुझे सॉल्व नहीं करना था, मुझसे पूछा क्या गया था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पूछा गया था। मैंने बगैर सॉल्व करे आपको आंसर बता दिया कि 0 होगा। ठीक है, इतनी बात। ध्रुव गोयल कह रहा पोजीशन कांस्टेंट सेंटर ऑफ मास की कैसे मान ली? अबे गधे आदमी, एक बात बता, ये तीनों कहां पर थे, जरा बताना मुझे, तीनों कहां पर थे, जल्दी बता ध्रुव। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे, और तीनों मासेस क्या है, सेम है। तो मैंने बताया हुआ अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आता है। तो व्हाट वुड बी द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? सेंट्रियोइड आएगा कि नहीं आएगा? अगले मोमेंट पे भी ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं नया सेंटर ऑफ मास निकालूं तो वो भी इसी पोजीशन पे आएगा, बना करके देख लो आप, आएगा कि नहीं आएगा? ध्रुव, हर मोमेंट पे जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, सेंटर ऑफ मास वही वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यही तो कह रहा हूं कि मैं सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। अब हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, अगर कोई पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है, पढ़ा है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो भैया अगर ये सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात। मैंने आंसर आपको बता दिया, अब निकाल लेते हैं आंसर। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, आंसर निकालते हैं। आप देखो, इसको मैंने v1 वेक्टर ले लिया, मैग्नीट्यूड इसका कितना है, v। इसको v2 वेक्टर ले लिया, मैग्नीट्यूड इसका कितना, v। इसको v3 वेक्टर ले लिया, मैग्नीट्यूड इसका कितना, v। ऐसा ही है कि नहीं है? फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का, vcm इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तीनों का मास सेम है या नहीं? तो मैंने मास कॉमन ले लिया तीनों में, v1 प्लस v2 प्लस v3, अपने आप अभी 0 आ जाएगा, चेक करना जरा, अपॉन व्हाट, 3m, m से m कट गया, तो vcm कम्स आउट टू बी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर अपॉन कितना, 3। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और v3 वेक्टर का क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, तीनों का सम। ठीक है, चलो करके देखते हैं। आप एक काम करो, ये आपका v1 वेक्टर है, ऐसे है ये v1 वेक्टर, ये आपका v2 वेक्टर है। एक बात बताओ, v2 वेक्टर और v1 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। अरे भाई 120 डिग्री, हाँ या ना? तो ये बनाया हमने v2 वेक्टर। ये हमारा क्या आ गया, v2 वेक्टर आ गया, हाँ या ना? और ये एंगल कितना, 120। अब v2 और v3 के बीच में एंगल कितना है, v2 और v3 के बीच में 120 है, v2 और v3 के बीच में भी क्या है, 120 है। बना देते हैं इधर बेटा इसे भी। ये भी कितना आ गया, 120 आ गया। एक बात बताओ, तीनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं,
और तीनों के बीच में एंगल कितना 120 120 120, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। तो VCM क्या हो गया, 0। मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर n वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनके बीच में एंगल सक्सेसिवली क्या होता है 360/n, तो उन सबका वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता है। हाँ हाँ, तो 12 बजे ही होती है क्लास, लिंक डाल दिया। ठीक है, तो VCM कितना आ गया, VCM कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है इतनी बात, सेम, हाँ वो भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बढ़िया बात हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। हाँ, तेजस नागरू सीधा ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते थे, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि ये तीनों पार्टिकल कहाँ मिलते हैं आपस में, सेंट्रियोइड पे ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रियोइड चल, मतलब इस सिस्टम का जो सेंट्रियोइड था वो सेंटर ऑफ मास था और मूव नहीं कर रहा था, वो ओरली भी बता रहा था आपको। ठीक है, इतनी बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास पुली है फिक्स्ड, फिक्स्ड आइडियल पुली, फिक्स्ड आइडियल पुली, धागा फेंक दिया एक दूसरी साइड में। ठीक है, इतनी बात, आइडियल पुली है, ना ही रोटेट करेगी, ना ही कोई फ्रिक्शन है, ठीक है, ना ही कोई मास है। ठीक है, इतनी बात। अब ये धागा फेंक रखा हमने, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, ये दो ब्लॉक हो गए। ठीक है, इतनी बात, दोनों सेम लेवल पे हैं। इनका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, सेम। ठीक है, इतनी बात। लेफ्ट वाले ब्लॉक का मास m1 और राइट वाले का कितना, m2। ठीक है, लेफ्ट वाले का m1 और राइट वाले का m2। ठीक है, मुझे क्या बताना है, ये एक काम करो, थोड़ा बड़ा बना ले डायग्राम, ये थोड़ा सा ना छोटा होगा, आपको समझने में दिक्कत आएगी। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। ये पुली है हमारे पास, इधर एक पार्टिकल m1 और इधर एक पार्टिकल m2, सब कुछ आइडियल है, मासेस वगैरह, सॉरी धागा धागा और पुली आइडियल, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक है, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब आपने क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक चीज और कर लेते हैं, मान लेते हैं m2 ग्रेटर देन m1, हमने छोड़ दिया, एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा, एक नीचे जाएगा और एक क्या आएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो हमें क्या करना है, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। करना चाहोगे, करना चाहोगे भाई, m2 ग्रेटर देन m1, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। करो,
क्या कह रहा है? गलत आंसर। तेजस नागरू 0 कह रहा है, गधा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इतनी बात। तेजस 0 आंसर नहीं है। ठीक है, इतनी बात। चलो, सबसे पहले मेरी बात सुन लो। ये वाला m1 था, इधर वाला, और इधर वाला m2 था। देखते हैं, सारी चीजें करते हैं। ठीक है, m2 बड़ा था m1 से, ये भी दे दिया मैंने। तो m2 वाला नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन a, और m1 वाला ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो चलो पहले ये लिख लेते हैं। ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, और ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। और हमने निकाला हुआ एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ में, निकाला हुआ कि नहीं निकाला हुआ, याद है? कितना है? a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। ये ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है भाई। ये हमने निकाला हुआ पिछले चैप्टर में न्यूटन्स लॉ में कि ये a से नीचे जाएगा तो ये उतने से क्या करेगा, ऊपर जाएगा। इक्वेशन बनाते थे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, फिर सॉल्व करते थे। आता था कि नहीं आता था ऐसा? ठीक है, अब लेकिन हमें बताना किसका एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अब एक चीज देखो, जिस इंस्टेंट पे ये इस सिचुएशन में है, m2 बड़ा है, m2 बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहां रहा होगा m2 की तरफ, रहा होगा कि नहीं रहा होगा, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना? अरे m2 बड़ा है तो m2 की तरफ रहा होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पहले एनालाइज करो, आप सवाल को बाद में सॉल्व करो, आंसर निकालना आसान होता है, एनालिसिस देखो। मुझे इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, ना कि मुझे m2 का चाहिए, ना कि मुझे m1 का चाहिए, मुझे किसका चाहिए, सेंटर ऑफ मास का। ये बात क्लियर है? सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर होगा सेंटर से इधर, क्यों? क्योंकि m2 क्या है, बड़ा है। अरे यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब आप देखो एक मिनट, अगले मोमेंट पे थोड़ी देर बाद जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ये हमें पता है। तो चलो मान लो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला यहां पहुंच गया भाई, जितना ही ऊपर गया उतना ही क्या आ गया, नीचे। अगले मोमेंट पे देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये, यहां पहुंच गए। अब एक बात बताओ, यहां पर है m1 किसी सिचुएशन में, यहां पे m2 एट टाइम t1, t2 पे यहां m1, यहां m2। ठीक है, एक बात तो, टू पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही होता है कहीं ना कहीं। तो जरा देखो, पहले यहां था इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कहीं पर यहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास। फिर अगले मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, मतलब सेंटर ऑफ मास ऐसे करके नीचे चल रहा है,
यस और नो? सेंटर ऑफ मास नीचे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है ये निकालना है। यस और नो? ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, निकाल लेते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं पहले। ठीक है, अब जरा देखो, कई तरीके हैं बेटा निकालने के। एक तो हम अभी बेसिक फॉर्मूला जानते हैं तो उसी से निकालेंगे, क्योंकि मैंने डायनेमिक्स वगैरह नहीं पढ़ाई आप। ठीक, अब एक बात बताओ, नीचे की डायरेक्शन को माइनस जे कैप मान लेते हैं, ऊपर को क्या मान लेते हैं, प्लस जे कैप। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2 वाले का माइनस ए जे कैप हो गया कि नहीं हो गया, और इसका क्या हो गया, प्लस ए जे कैप हो गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1 प्लस m2 a2। a2 is what बेटा, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ऐसा होगा या नहीं होगा पहले बता दो मुझे, यस सुनो। अच्छा कौन बड़ा है इसमें, m2 बड़ा है m1 बड़ा है, m2 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, क्योंकि m2 इधर लिखेंगे तो। अरे हाँ या ना, अरे ये नेगेटिव आएगा ना न्यूमरेटर। ठीक है, तो जरा देखो, ACM ACM is equal to A माइनस ए कॉमन ले लिया, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? अब आप ए की वैल्यू ये वाली उठा के डाल दो, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं भाई। तो कितना हो गया जरा देखो, ACM वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और इस पूरे ड्रामे का क्या, होल स्क्वायर जी जे कैप। ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ए यही आ रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना? ये आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउन है या नहीं, माइनस जे कैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वर्टिकली डाउन है। ठीक है, इतनी बात अपने आप आ गया कि सीधे चलेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखो तो सेंटर ऑफ मास कैसा चल रहा है, जरा देखो ध्यान से, इस लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है सेंटर ऑफ मास, नीचे की तरफ, यस और नो? क्लियर है भाई, अरे बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, अभी और भी तरीके बताएंगे जिससे इसको हम और कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया जहां पर मैंने अभी डायनेमिक्स नहीं जानता, मैं सिर्फ फॉर्मूला जानता हूँ सेंटर ऑफ मास का निकालने का, एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी का। ठीक है, अभी देखो आगे ध्यान देते हैं, और देखो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में यहाँ था। ठीक है, इतनी बार आप जो ए निकाल के बैठे हुए थे वो किसका था, पार्टिकल्स का था, दैट वाज नॉट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों के बीच में कहीं पर यहाँ पर आ रहा था, तो उसका एक्सेलरेशन बताना है, वो ध्यान देना है। ठीक है, इतनी बात। अब और अगर आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ लिया तो आप ये कहोगे आपने दोनों के बारे में पढ़ लिया। अगर आप ए पढ़ रहे हो सिर्फ तो आपने इसके बारे में पढ़ा, या ए पढ़ रहे हो ये वाला तो आपने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा। अगर आप सिस्टम की बात कर रहे हो तो आपको हमेशा किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास ये ग्राउंड है बेटा, ऊपर कहीं कोई हाइट है ऐसा कुछ। ठीक है, अब हो क्या रहा है, एक बॉल यहां पर है, 1 kg, और एक बॉल उसी इंस्टेंट पे ऊपर है कहीं पर
2 kg, टाइम 0 पे ऊपर वाली बॉल को ड्रॉप किया गया और नीचे वाली बॉल को ऊपर फेंका गया। कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इतनी बात। यानी कि ऊपर वाले की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, और नीचे वाले की कितनी? 4 मीटर पर सेकंड। आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। बहुत ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं बेटा। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। चलो अब जरा देखो, ठीक है। अब जरा देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बात बताओ, जब ये नीचे गिर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है कितना? जी। और ये जब ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है कितना? जी। दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वासु पहले कैलकुलेट करा कर देख, तूने गलत आंसर बोला है। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेक कर लेते हैं एक बार शायद। इज, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें, -2g जे कैप माइनस जी जे कैप अपॉन व्हाट? 3। तो कितना सही कह रहा है वासु? -g जे कैप। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ या ना? दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और नॉट? ठीक है, इतनी बात। अब हम एक चीज और देखें, बहुत हाइट पे है भाई। कितनी हाइट पे? बहुत ज्यादा हाइट पे। ठीक है, तो अब मतलब सेकंड वाला जब ड्रॉप कर रहे हैं तो बहुत ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल वाली पहले। क्योंकि एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या करेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अगर किसी पार्टिकल में एक्सेलरेशन होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है? बदलती है। ठीक है, तो अब जरा देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इनटू वेलोसिटी कितना हो गया? 4 जे कैप। और ये कितना? मास इनटू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 अपॉन कितना बेटा? 2 + 1 कितना? 3। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 4/3। हो गई कि नहीं हो गई? अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास ऊपर जाना चाहता है कितने से? 4/3 से। एक्सेलरेशन उसके नीचे की तरफ लग रहा है कितना? जी। तो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा भाई? जरा देखो, काइनेमेटिक्स लगा दो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो क्या हो गया? जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? 0। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2acm इनटू हाइट मैक्सिमम ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही करोगे कि नहीं करोगे आप? हाँ या ना? अरे v² = u² प्लस 2as। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब जरा देखो u² कितना? 16/9 और नीचे कितना? 2g = व्हाट? h max ऑफ cm। आगे कि नहीं आगे? हाँ या ना? ठीक है, डाटा अच्छा नहीं बना था तो ऐसा बन गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा और बातें करते हैं। ठीक है, ये तो हमने कहानी बना दी। मिटा दें भाई सब। अब मेरी बात ध्यान सुनना। इनिशियल वेलोसिटी समझ नहीं आई
बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इतनी बात। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। प्रणव गुप्ता फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों ली? भाई एक बात बता, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूं तो टॉप पे जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जरा बताना मुझे, जल्दी बताना प्रणव। 0। तो वही बात है, सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और डी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो टॉप पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी प्रणव? 0। बात खत्म। अब जरा देखो, अब लिखो जरा, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आते हैं मेन काम पे, जहां से सवाल उठने हैं। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आ जाओ, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आप एक चीज देखो, अगर हमारे पास पहला केस 1, सिस्टम एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। टाइम 0 पे सिस्टम रेस्ट पे है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम अगर रेस्ट पे है टाइम 0 पे, तो इसका मतलब मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जहां से हम मेजर कर रहे हैं, ये RCM है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। तो हमने क्या कहा, सिस्टम रेस्ट पे है एट टाइम 0। ठीक है, इतनी बात। और उसका सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब क्या होगा, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो गई, और उसका पोजीशन वेक्टर ये है RCM इनिशियल टाइम 0। ये कहानी। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, if external is 0 on system, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, हाँ यशिका मैंने ऐसे ही कहा था कि सेंटर ऑफ मास ज्यादा मास की साइड होता है, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ तो मैंने सिस्टम दिखाया ही नहीं कैसा है, मैंने कहा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सिस्टम कहाँ बनाया मैंने। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यशिका? पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं भाई, सिस्टम तो मैंने दिखाया नहीं, मैंने कह दिया ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ठीक है, टाइम 0 पे, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या है, 0 है टाइम 0 पे। अब मैंने आपसे कहा कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब एक बात बताओ, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो दोबारा से न्यूटन्स लॉ याद करो जरा। मैंने कहा था अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है इतनी बात, तो वो बॉडी किस पे रहती है, रेस्ट पे ही रहती है। ऐसे ही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने, हाँ या ना? तो अब क्या कहानी है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 ही रहेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 ही रहेगी, यस और नो? ठीक है, इतनी बात। यानी कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। भाई सेंटर ऑफ मास को आप एक पार्टिकल मान लो चाहे, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, जिसका मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने भी है सबके मास का सम। ठीक है, तो दैट इज सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट
रेस्ट। ये मतलब आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है बात? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किस पे रह गया? रेस्ट पे रह गया। अब जो शाम को अटेंड करेंगे ना, उनसे एक भी सवाल नहीं होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? रेस्ट पे रह गया। ठीक है, अब इसका मतलब RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो RCMI ही रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं। अरे यस और नो? पक्की बात है, सेंटर ऑफ मास नहीं चला। ठीक है, इतनी बात। तो RCMI ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, या सिस्टम ना बोल के हम कहें सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है, इतनी बात। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का ये रहा। अब अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, वासु ब्लर नहीं है बोर्ड, ठीक है, तुझे दिख रहा है ब्लर। अब क्या कहानी, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 ही रहेगी, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई इशू है इसमें? किसी को कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें और बहुत बढ़िया खेल है। खेल क्या है कि इस सिस्टम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, सेंटर ऑफ मास तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनका क्या खेल चल रहा है, क्या वो मूव कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। मैं दोनों चीज समझा देता हूं, देखो एक मिनट। यशिका, सिंपल सी बात है, बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हो यार? मैंने कहा सिस्टम रेस्ट पे है एट टाइम 0, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई सिस्टम की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि रेस्ट पे, और ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। न्यूटन्स लॉ में ये कहा गया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट व्हाट? रेस्ट। तो वही कह रहा हूं भाई, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या रहेगी? 0 रहेगी, मतलब रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात। तो रेस्ट पे रहेगा तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज नहीं करेगा। अब खेल क्या है, ये कई सारे पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या वो भी अपनी अपनी पोजीशन पे रेस्ट पे हैं? मे और मे नॉट। ठीक है, इतनी बात। आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक मास ये है m, ध्यान से समझना, और एक मास ये है m। मिड में सेंटर ऑफ मास आ गया, और सेंटर ऑफ मास कैसा था? रेस्ट पे। ऐसा दे रखा है आपको, दे रखा है, हाँ या ना? अब ये रेस्ट पे तब हो सकता है, एक केस, जब इसकी वेलोसिटी भी 0 हो और इसकी भी क्या हो? 0। तब m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है बेटा, ये v से इधर चल रहा हो और ये भाई इधर चल रहा हो उतने से ही, तो ये माइनस v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है या नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी सिस्टम के क्या है? रेस्ट पे हैं। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर लिख लेते हैं इस बात को। इट मीन्स UCM 0, it means that इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल पार्टिकल सिस्टम के हो भी सकते हैं रेस्ट पे और नहीं भी हो सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो? 0। जैसे टॉम एंड जेरी वाला केस था अभी जो हमने बनाया था, उसमें तीनों पार्टिकल चल रहे थे लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहा? रेस्ट पे रहा। यस और नो? ठीक है भाई। अब
अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज बेटा, हो गए, इसी में और थोड़ा सा एनालाइज कर लें तब बात करते हैं। एक और चीज, एक बात बताओ, फोर्स 0 लगा एक्सटर्नल, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0 हुआ कि नहीं हुआ? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0 हुआ, बिल्कुल सही बात है। हमेशा 0 रहा, ठीक है, इतनी बात। अब ACM 0 है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन भी 0 है? जरूरी नहीं है भाई, दो पार्टिकल थे एम मास के, एक ए से इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यस और नो, ठीक है, इतनी बात। तो ये नहीं कहना है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लग रहा है, उन पे लग सकता है, लेकिन टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। यानी कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोर्स लग रहा होगा कौन सा होगा? इंटरनल होगा, एक दूसरे को आपस में क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। अरे क्लियर है, ठीक है, इतनी बात। तो ACM 0 का मतलब है कि that individual particles of system may or may not be at rest or may not be accelerated. ठीक है भाई, एक्सेलरेट भी हो सकते हैं और एक्सेलरेट कौन? इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। इसका मतलब एक और निकल रहा है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज भी कर सकती है और चेंज नहीं भी कर सकती। अगर इंडिविजुअल, लेकिन चेंज कुछ इस तरीके से करेगी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा क्या रहे? टॉम एंड जेरी वाले केस में देखो वेलोसिटी चेंज कर रही थी हर मोमेंट पे, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या कह रही थी? 0, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उस केस में क्या था? 0 था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई, ये केस 1 है, अभी ऐसे हमें केस 3 केस करने हैं, ठीक है, फिर जाकर के हमारी कहानी खुलती है। अब कितनी बात हो गई? अब एक और चीज, इसी में देखो, ये सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा और एनालाइज करते हैं बढ़िया से। UCM 0 F एक्सटर्नल 0, ठीक है, इतनी बात। ACM 0, VCM 0, ये कंक्लूड करा हमने, और RCM किसी भी समय पे RCM I। अब हम आते हैं मोमेंटम पे, ठीक है, इतनी बात। एक बात बताओ, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली इज टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ या ना? टोटल मास दैट इज UCM समीशन MI, यही हुआ कि नहीं हुआ? या मैं ऐसे लिखता M1 UCM M1 प्लस M2 प्लस M3 ब्रैकेट क्लोज इनटू व्हाट? UCM, ऐसा कर दूं। ये है किसके बराबर भाई? निकम्मो 0 के बराबर ही है, हाँ या ना? अब सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो किसी भी समय का PCM क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? यानी कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा है। अगर कोई चीज चेंज नहीं कर रही है तो दैट मींस इट इज व्हाट? कंजर्व्ड। तो वी कैन से मोमेंटम of center of mass is conserved, हाँ या ना? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इतनी बात हो गई। हमने कुछ चीज और लिखी थी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज कर सकती है, एक्सेलरेशन भी चेंज कर सकता है, ठीक है, इतनी बात। ये सारी बात हमने करी हुई है, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट ध्यान सुनना भाई, अब बहुत बढ़िया बात लिखने जा रहा हूं।
आप एक बात बताओ, किसी भी समय पे VCM कितना होता है, या UCM पहले लिख लो। ये था, यानी फॉर्मूला यही है कि नहीं है, यही है ना। अगर मैं समीशन MI को उधर ले जाऊं तो समीशन MI इंटू UCM इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा इस केस में, किसका, सेंटर ऑफ मास का, हाँ या ना। तो मजेदार बात देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज कितना है और ये चीज कितना है, 0 है। यानी कि पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम भी क्या है, 0 है। इंडिविजुअल मोमेंटम 0 होना जरूर भाई, अगर सबका 0 है तो भी 0 आएगा, और अगर सबका सम 0 है तो भी क्या आएगा। मैंने यही तो कहा था, पार्टिकल चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो सबका मोमेंटम 0 0 0 0 ऐड होकर के क्या 0, और चल रहे हैं तो उनका वेक्टर सम क्या 0। तो यहां पर क्या कहानी है, ये आ गया। ठीक है, अभी और लिख लेते हैं। फाइनल सिचुएशन में भी ऐसी होगा, PCM फाइनल 0 है या नहीं। तो किसी भी मोमेंट पे समीशन MI VI वो भी क्या होगा, 0 होगा, यस और नो। तो क्या कहानी है, हाँ या ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम तो हमेशा के लिए क्या है, कंजर्व्ड एंड 0 ऑलवेज, इस केस में, हाँ या ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ या सम ऑफ मोमेंटम ऑफ particles of system is always 0। और हमेशा 0 तो अपने आप कंजर्व हो गया, और हमेशा ही 0 रहेगा। ये देखो ना यार, इनिशियली भी सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम 0 है, बाद में भी क्या है 0 है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन इसी केस में, अगले केस में कहानी बदल भी जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। अब जरा एक दो सवाल कर लें इस केस पे, ठीक है इतनी बात, क्योंकि केस बड़ा सुंदर सा है। अब जरा देखो, मतलब बहुत सारी चीजें याद रखनी है इसमें, याद क्या रखनी, समझनी है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, 0 होगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का हमेशा 0 रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स चल सकते हैं आपस, वो चल सकते हैं, अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं, अपना एक्सेलरेशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि उन सबका सम क्या आ जाए, 0। क्लियर है इतनी बात। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान दो क्वेश्चन। ये दो पार्टिकल है बेटा, कितनी दूरी पे, L दूरी पे एक दूसरे से। हमने इस पे इधर लगाया F। अच्छा, टाइम 0 पे ये सिचुएशन है, ठीक है। सब कुछ रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है भाई, ये भी रेस्ट पे है, कोई चल नहीं रहा है, ठीक है इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दूं इस सिस्टम का,
ठीक है, इतनी बात। आप एक काम करो बेटा, आप मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं, कई तरीके निकालने के, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक तरीका ये, पहले मैं दो तरीके से सेंटर ऑफ मास निकाल देता हूँ। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और इसका क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट L। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? तो सेंटर ऑफ मास XCM इज m1 into 0 m2 into L upon m1 plus m2. Suppose this is center of mass. निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या करा, ध्यान सुनो, इस पे हमने फोर्स लगाया F इधर, और इस पे भी फोर्स अच्छा एक चीज और, इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, क्योंकि ये भी 0 था, ये भी 0 था। अब m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या आ जाता? 0 आ जाता, ठीक है। अब हमने फोर्स लगाया दोनों पे, एक पे उधर एक पे इधर, हाँ या ना? एक बात बताओ, सिस्टम पे फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास कितना है? 0 है, ठीक है, इतनी बात। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? अपने आप पता होनी चाहिए हमें, अगर नहीं पता है तो हम निकाल के पता करेंगे, ठीक है, इतनी बात। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है, इतनी बात। आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, तो मैं करके दिखा देता हूँ। आप एक काम करो, इस पे फोर्स लगा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? F by m2, इसका एक्सेलरेशन तो इसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद, टाइम t बाद